प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को क्लास 11th का बेसिक आपको बताए थे कि मैथमेटिक्स जो है वह संख्याओं का खेल है। बिना संख्या का इसमें कुछ नहीं होता। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या हर जगह संख्याएं तो रहती है। तो साइंस सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को और इससे रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को संख्या के बारे में और संख्या के जो कुछ विशेष गुण हैं इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम आपको बताए थे, बेसिक का पहला जो टॉपिक था नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज मैं इसी को स्टार्ट करता हूं और आप शुरू से अंत तक देखते और आप बिल्कुल अच्छे से समझें। मैंने आपको कहा ही था बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और ऊपर तक जाऊँगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, विश्वास रखें और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें। देखो तो लिख दिए हैं सब, क्लास 11th का बेसिक का ना छोटू फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बेसिक का पहला लेक्चर है। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स का जो है पहला टॉपिक जो हम आपको बताए थे। वास्तविक संख्या पद्धति। वास्तविक संख्या पद्धति, इसका इंग्लिश क्या होगा आपको पता होगा, इंग्लिश भी समझते जाना है। वास्तविक का इंग्लिश आप पढ़े हैं रियल, संख्या का नंबर, आप पद्धति का इंग्लिश होता है सिस्टम। तो बताइए तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? रियल नंबर सिस्टम। और पूरे अच्छे तरीके से हम जितना भी नंबर का गुण है सबको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से शुरू से अंत तक देखना, इन्हीं की बस देखे छोड़ दिए नहीं, पूरा अब शुरू हो गया समझिए। ठीक है, चलो तो वास्तविक संख्या पद्धति में पहला हम लोग जानेंगे। अच्छा, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अंक यानी डिजिट में और संख्या में क्या अंतर है? तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिजिट यानी अंक क्या होता है और उसके बाद फिर हम लोग संख्या को देखेंगे, संख्या कैसे बनता है अंक से। तो देखो यहाँ सबसे पहले आप जानते हैं कि जो अंक होता है वह 10 अंक होते हैं। इसका इंग्लिश हो गया डिजिट्स, है ना। चलो तो आपको पता है कौन कौन से डिजिट होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही 10 डिजिट होते हैं। और 10 डिजिट से अनंत संख्याएं बनते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम डिजिट पे क्लास लेना अगर शुरू कर दें, अगर आपको अच्छे से इसमें अगर बताना शुरू कर दें तो इसका कोई अंत नहीं है, बहुत क्लास चलेगा डिजिट पर ही। लेकिन हम लोग को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, दायरा को ध्यान में रखते हुए जितना हम लोग का उपयोग है, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो किसी कंपटीशन में, उतना हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आप देखें कि अंक हो गया सर 10 गो होता है। अच्छा, उसके बाद संख्या क्या होता है? नंबर है ना। अब देखो यहाँ से जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 तक क्या हो गया? अंक हो गया। कुल मिला के 10 अंक है। अब अंक से क्या बनेगा? संख्या बनेगा। तो बताओ छोटू एक क्या है? एक क्या है बता सकते हो आप? मैं आज आपको बताऊंगा। संख्या और अंक में आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम। तो एक क्या है छोटू बताओ, तो एक क्या है? तो प्यारे बच्चों ये जो एक है, एक क्या है? संख्या है, लेकिन इस संख्या में एक ही अंक है, एक है कि नहीं? तो ये एक क्या है? एक जो है संख्या है और इस संख्या में एक ही डिजिट है, यानी एक ही अंक है। कौन? एक है। अच्छा सर ये 10 क्या है? 10 जो है संख्या है, लेकिन इसमें 2 डिजिट है, 2 अंक है। कौन? 0 और 1। 10 क्या है? संख्या है और इसमें 2 अंक है, 0 और 1। ठीक है। अच्छा 12 क्या है? 12 संख्या है। 12 क्या है? संख्या है, इसमें 2 अंक है, 1 और 2। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार से 5 क्या है? संख्या है, इसमें एक ही अंक है। कौन? 5। बात समझ में आया? तो बताओ तो इस तरह से संख्या कितने होंगे? इस तरह से अंकों को मिला के संख्या कितना बनेगा? अनंत बनेगा। लेकिन अंक हमेशा क्या गो रहेगा? 10 गो ही रहेगा, 0 से लेके 9 तक। लेकिन संख्याएं कितनी होगी? ढेर सारे होंगी। बात समझ में आ गया?
तो ऐसा नहीं कि आपको संख्या और अंक और संख्या में अंतर स्पष्ट नहीं हो, ठीक है। यह भी क्या है, एक संख्या है जिसमें 2 अंक है, एक और कौन, 2 अंकों वाली संख्या हो गई, इसमें 2 अंक है। 10 भी एक संख्या है, 10 अंक नहीं है, संख्या है, इसमें 2 अंकों से बनी है, 1 और 0 से। बात समझ में आ गया। तो आपको अंक और संख्या में अंतर स्पष्ट हो गया। अंक हमेशा कितना होगा, 10 गो ही होगा, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन संख्या अनंत होगी। बात समझ में आ गया। चलो छोटी तो आप समझ गए। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहला, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। चलो बच्चों ध्यान दो, प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है, आप लोग 6ठा क्लास में पढ़े भी होंगे, नेचुरल, नेचुरल संख्याएं का नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे सर नेचुरल नंबर कैसी संख्याएं को बोलते हैं। तो देखो यहाँ से संख्याएं, संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हम बताएंगे अभी आपको। संख्याएं इतना को, संख्याएं इतना को प्राकृत, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, या गिनती की, या गिनती की, या गिनती की संख्याओं को, या गिनती की संख्याओं को, या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलो पूरी बात को हम अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को कैपिटल N, कैपिटल N से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इस प्रकार n बराबर है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब सबका मतलब समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चों, ध्यान दो। प्राकृत संख्याएं का इंग्लिश क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ क्या है, संख्याएं 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट, 3 गो डॉट दिए है ना। 3 गो डॉट का मतलब होता है कि आगे जो भी आने वाला है, आगे आपको देख के लग रहा है ना, आने वाला है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो जो आगे संख्या पता चले कि आगे आने वाली संख्याएं आपको पता हो और संख्याएं अनंत हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट डॉट डॉट। 3 ही को डॉट देना है। इसका मतलब यह होगा कि आगे जितना भी संख्याएं आने वाली है सबको डॉट डॉट क्या किया, सूचित कर दिया, व्यक्त कर दिया। यानी डॉट डॉट में आगे जितना भी संख्याएं आने वाली है सब है। तो कहीं पर भी डॉट दिया हुआ, इसका मतलब इस पैटर्न से संख्या जो बढ़ता हुआ आगे जितना भी आने वाला है सब आ गया। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो आपने क्या देखा, संख्याएं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट का मतलब आगे जितना भी संख्याएं आने वाली है सब डॉट डॉट में आ गया। ठीक है, को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर इस प्रकार की 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट संख्याएं को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। अच्छा एक बात है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। यानी गिनती की संख्याओं को भी यानी लिखो ना, गिनती की संख्याओं को या गिनती की संख्याओं को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं, तो आप लोग जब कोई चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से गिनना शुरू करते हो, 1, 2, 3, 4। तो वह गिनने का जो तरीका है वह किससे मैच कर जाता है, किसके जैसा चला आता है, प्राकृत संख्या की तरह चला आता है। इसीलिए हम लोग गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि
साधारण गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, गिनती का मतलब ही जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक साधारण गिनती ही होता है। अगर आप कहीं पे खड़ा हो, अगर आपसे कोई बोले कि यह वस्तु कितना है, कितना चीज़ है, उसको गिनो, तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे? 100, 99, 98, 97 नहीं, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो जब तक स्पेशल नहीं कुछ कहा जाए तब तक मतलब क्या होता है? साधारण गिनती ही होता है। और गिनती वर्ड का ही मतलब कुछ नया नहीं बोले तो साधारण गिनती होता है। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देना। तो गिनती की, तो आप गिनती की संख्याएं भी उसको कह सकते हैं। गिनती का मतलब हो गया साधारण गिनती, जो हम लोग गिनते हैं। तो गिनती की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को गिनते हैं तो वह किसके तरह आता है? 1 2 3 4 5, यानी प्राकृत संख्या की तरह, यानी गिनती की संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या है? तो नेचुरल नंबर, ये जो प्राकृत संख्या है इसका इंग्लिश क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? एन है। इसीलिए प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको अभी कुछ देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो यहाँ से एक वर्ड आता है सेट। खैर हम सेट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्कशन करेंगे इस पर, और उसके बाद फिर आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बारे में आ रहे हैं, देखो यहाँ। तो प्यारे बच्चों, एक वर्ड आता है समुच्चय, इसका इंग्लिश होता है सेट्स। इसका इंग्लिश क्या होता है? सेट। अब यहाँ से देखो सेट क्या होता है। तो जब भी किसी चीज़ का सेट बनाना हो, जब भी किसी चीज़ का सेट बनाना हो, समुच्चय बनाना हो मैथ के अंदर, तो सबसे पहले क्या ले लोगे? मध्यम ब्रैकेट, यानी मझला कोष्ठ कहते हैं ना, इसको हम मझला कोष्ठ बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे करली ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? करली ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको? करली ब्रैकेट बोलेंगे, है ना। या हिंदी में इसको मंझोले कोष्ठ बोल सकते हैं। मंझोले कोष्ठ, मंझले कोष्ठ मतलब मिडिल ब्रैकेट, मंझले कोष्ठ। तो जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको मैथ के अंदर किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाना हो, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? मझले कोष्ठ। अब मझले कोष्ठ के अंदर क्या करना है? जिस किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाना है, जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय बनाना है, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? मझला कोष्ठ। अब मझला कोष्ठ के अंदर सभी प्राकृत संख्याओं को यहाँ से उठा लेंगे और इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। मझले कोष्ठ के अंदर जो संख्याएं डाल दीजिएगा उसका समुच्चय बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब भी मैथ्स के अंदर किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाना हो, यानी सेट बनाना हो, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? मध्यम ब्रैकेट। अब मध्यम ब्रैकेट के अंदर जिस किसी चीज़ का समुच्चय बनाना हो उसको क्या करेंगे? इस मध्यम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। जैसे हमको प्राकृत संख्या का समुच्चय चाहिए, तो सबसे पहले क्या वर्ड आया? समुच्चय बनाना है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? मध्यम ब्रैकेट। इस मध्यम ब्रैकेट में किसका समुच्चय बनाना है? प्राकृत संख्या का। तो इस प्राकृत संख्या को यहाँ से उठा लेंगे और इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। तो क्या नजर आएगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पता चल गया? अब हम मझले कोष्ठ के अंदर क्या डाल दिए? प्राकृत संख्या। अब यह प्राकृत संख्या का समुच्चय बन गया। अभी आप पढ़े हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? एन से। तो मझले कोष्ठ के अंदर कौन सी संख्या डाले हैं? प्राकृत संख्या। यह किसका समुच्चय बन गया? प्राकृत संख्या का। अब प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एन से। यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय बराबर क्या हो गया? कैपिटल एन। जो यहाँ हम क्या लिखे हैं? इस प्रकार n बराबर क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे व्यक्त करेंगे? कैपिटल एन से। और यह क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आ गया? तो आपने यहाँ से यह पढ़ा कि सर मैथ के अंदर जब भी किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाना हो तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? मध्यम ब्रैकेट। जैसे हम आपको बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाओ। स्वर का मतलब क्या? वोवेल का। तो वोवेल का समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले वर्ड क्या आया? समुच्चय। तो क्या ले लेंगे? मध्यम ब्रैकेट। अब मध्यम ब्रैकेट में किसका समुच्चय चाहिए? स्वरों का समुच्चय, वोवेल का। तो वोवेल को इसके अंदर डालेंगे। ए कॉमा से अलग अलग कर देना है। ए ई आई ओ और क्या चीज? यू हो गया। अब बताओ छोटू, इसमें मध्यम ब्रैकेट के अंदर कौन सा चीज डाल दिए हैं? स्वर डाल दिए हैं, वोवेल डाल दिए हैं। अब यह वोवेल का समुच्चय हो गया। तो मध्यम ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ डाल देंगे उसका समुच्चय बन जाएगा।
मध्यम ब्रैकेट के अंदर ऐसे समझो सब्जी डाल देंगे तो सब्जी का समुच्चय हो जाएगा। मध्यम ब्रैकेट के अंदर ढेर सारे कपड़ा डाल देंगे तो कपड़ों का समुच्चय हो जाएगा। तब मध्यम ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ डालेगा उसका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्वरों का जो समुच्चय है इसको हम सूचित करते हैं किससे? ए से। ए क्या है? स्वरों का समुच्चय। क्या ये बात समझ में आया? फिर से तो आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया। प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या क्यों कहते हैं यह आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब हम गिनती करते हैं तो वह ठीक इस प्राकृत संख्या की तरह ही आता है, इसलिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, आप समझ गए कि सर प्राकृत संख्या के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? तो प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, इसीलिए नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल एन है, इसलिए प्राकृत संख्या के समुच्चय को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अच्छा सर, अब हम मैथ के अंदर समुच्चय बनाएंगे कैसे? तो मैथ के अंदर जब भी समुच्चय बनाना है तो सबसे पहले क्या ले लोगे प्यारे बच्चों? मध्यम ब्रैकेट। और मध्यम ब्रैकेट के अंदर में जिस किसी संख्या का समुच्चय बनाना है उसको मध्यम ब्रैकेट में डाल देना है। अब मध्यम ब्रैकेट के डालने के बाद वह समुच्चय बन के तैयार हो जाएगा। तब मध्यम ब्रैकेट के अंदर में क्या कर दिए हैं? प्राकृत संख्या डाल दिए हैं। अब यह किसका समुच्चय बन गया? प्राकृत संख्या का। अब प्राकृत संख्या के समुच्चय को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? चलो अब हम आपको वो बोलते हैं स्वरों का समुच्चय बनाना है, वॉवेल का समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय, जैसे ही वर्ड समुच्चय आया तो फटाक से क्या ले लेंगे? मध्यम ब्रैकेट। स्वर को क्या डाल देंगे? मध्यम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, लेकिन प्रत्येक जो वॉवेल है उसके कॉमा से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब यह हो गया वॉवेल का समुच्चय। क्या ये बात सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो, इसमें एक और वर्ड आता है, उस वर्ड पे हम अभी चर्चा करने वाले, तो आपको समुच्चय समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखो समुच्चय जिन जिन चीज़ों से बनता है, जैसे यहाँ समुच्चय किससे बना? प्राकृत संख्या से बना। यहाँ समुच्चय किससे बना प्यारे बच्चों? यहाँ समुच्चय बना वॉवेल से बना। तो समुच्चय जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय का सदस्य बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। जैसे ऐसे समझो कि आपका परिवार में ढेर सारे आदमी हैं, तो ढेर सारे आदमी से क्या बना? परिवार बना। और परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उस परिवार का क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दो, समुच्चय ए में समुच्चय ए जो बना है किससे बना है? ए ई आई ओ यू से बना है। बात समझ में आया? समुच्चय जो है किससे बना है? ए ई आई ओ यू से बना है। तो ए ई आई ओ यू इस समुच्चय ए का क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंबर या एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से पढ़ा कि सर समुच्चय जिन जिन चीज़ों से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय का सदस्य कहते हैं, उसका अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ से ए क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। स्मॉल ई क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। बात समझ में आया? यानी समुच्चय में जो जो वस्तु है वह सब समुच्चय ए का क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। और जो वस्तु इसमें नहीं है वह समुच्चय का अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ छोटू, ये बात को हम कैसे लिखें कि सर ए समुच्चय ए का अवयव है? तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे ए समुच्चय ए का क्या है? ए समुच्चय ए का अवयव है। सही बात है, ए समुच्चय ए का अवयव है। ए समुच्चय ए, देखिए तो इसमें जो जो अवयव है वह ए का क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा या सदस्य कहलाएगा। तो इसी बात को लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए का अवयव है। आई समुच्चय ए का अवयव है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सदस्य है। इसका इतना ना ज़्यादा उपयोग है अवयव का, हमेशा मैथ में आएगा यह इसका अवयव है, यह उसका अवयव है, इसका उपयोग ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग बार बार इतना बड़ा लाइन नहीं लिख के एक छोटा सा सिंबल यानी एक संकेत का इस्तेमाल करेंगे। और उस संकेत है यह, देखो ऐसे, ए अवयव है समुच्चय ए का। यह जो संकेत है, यह वाला जो संकेत है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई वस्तु या कोई चिन्ह या कोई चीज़ अवयव है उसको दर्शाने के लिए। जैसे ए समुच्चय ए का अवयव है उसको दर्शाने के लिए हम यह संकेत का उपयोग किए हैं। तो यह संकेत जहाँ भी रहे मतलब यह किसको सूचित करेगा? अवयव को, है कि नहीं? अब यह संकेत के बारे में हम आपको बताते हैं छोटू। यह जो संकेत है एक ग्रीक लेटर है। क्या है? एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक लेटर है और इसका नाम है एप्सिलन। इसका नाम है एप्सिलन। बात समझ में आ गया?
और एप्सिलॉन का उपयोग हम करते हैं कि कोई वस्तु किसी समुच्च का अवयव है उसको दर्शाने के लिए। तो एप्सिलॉन का उपयोग क्यों करते हैं? सदस्य को दिखाने के लिए कि कोई वस्तु समुच्च का अवयव है कि नहीं, इसको दर्शाने के लिए हम यह ग्रीक लेटर जो एप्सिलॉन है इसका उपयोग करते हैं, है ना। अब यह टोटल को हम लोग पढ़ेंगे क्या, सो जरा ध्यान दो। ये टोटल को हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे ऐसे, ए समुच्च ए समुच्च ए का क्या है, अवयव है। क्या है? ए समुच्च ए का अवयव है। बात समझ में आ गया? क्लियर। फिर इसको इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू द क्या चीज, सेट ए। बात समझ में आया? इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ छोटू, यह जो संकेत है, यह जो सिंबल है, यह किस भाषा का अक्षर है? ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन। इसका प्रयोग क्यों करते हैं कि कोई भी वस्तु समुच्च का अवयव है या सदस्य है कि नहीं, यह दर्शाने के लिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू द सेट ए। हिंदी में ए समुच्च ए का अवयव है। क्या बात समझ में आ गया अच्छे से? तो यह वाला सिंबल का इस्तेमाल कब करते हैं, समझ में आ गया। अब आपको कोई बोले कि बताओ तो ओ समुच्च ए का अवयव है, इसको दर्शाइए, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। क्या इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे, ओ अवयव है किसका, समुच्च ए का। बात समझ में आ गया? यह वाला सिंबल डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, इसमें जो अवयव नहीं है, इसमें जो लेटर नहीं है, वह इसका अवयव होगा? नहीं होगा। अभी हम आपको बताएं कि इसमें जो जो वस्तु रहेगा, जो जो अक्षर रहेगा, जो जो लेटर रहेगा, वह ए का अवयव होगा, और जो इसमें नहीं रहेगा वह ए का अवयव नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और चीज़ है उसको बताते हैं। तो यहाँ तक आप क्या कर लो, यहाँ से स्टार्ट कीजिए अच्छे से, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखते आइए। डिस्कशन को भी लिखना है, इसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी हम आपको बताएं कि इसमें जो जो वस्तु रहेगा वह इसका अवयव कहलाएगा। इसमें जो नज़र नहीं आएगा, इसमें जो नहीं रहेगा वो इसका अवयव नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ ध्यान दो, हम आपको बोलें कि बताओ एफ समुच्च ए का अवयव है, तो इसमें ढूंढेंगे कहीं एफ है, इसमें एफ नहीं है, इसका मतलब एफ ए का अवयव नहीं है। जो इसमें रहता है वह इसका अवयव होगा, और जो इसमें नहीं रहेगा वह अवयव नहीं होगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं एफ ए का अवयव है, तो इसमें ढूंढेंगे एफ है, कहीं नहीं है, यानी एफ ए का अवयव नहीं होगा। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एफ समुच्च ए का अवयव नहीं है ना। इसका भी उपयोग बार बार पड़ेगा। तो एफ समुच्च ए का अवयव नहीं है, इसको संकेत में हम ऐसे व्यक्त करेंगे, ऐसे एफ अवयव नहीं है, इसको काट देंगे। तो एफ अवयव नहीं है किसका, समुच्च ए का, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसको हम लोग टोटल को पढ़ेंगे ऐसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, एफ डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। बात समझ में आया। एफ डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एफ समुच्च ए का अवयव नहीं है। अच्छा, अब बताओ आपको क्या करना है। अच्छा बताओ, समुच्च ए में जो जो अवयव रहता है, जो जो रहता है वो समुच्च ए का अवयव कहलाएगा, जो नहीं है नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बताना छोटू, आपको बताना है लेमडा, आप बीच में क्या है, डॉट ए। अब आपको इसमें भरना है, यह वाला संकेत भरना है और यह वाला संकेत भरना है। तो अगर लेमडा समुच्च ए में रहेगा तो अवयव होगा, तो यह वाला संकेत डालेंगे। और लेमडा इसमें ढूंढेंगे, इसमें नहीं रहेगा
तो अवयव नहीं है, यह वाला संकेत डालेंगे। उसमें ढूंढिए था लेमडा इसमें है कहीं, नहीं है, लेमडा इसमें नहीं है, जो रहता है वो अवयव होता है, जो नहीं रहता है अवयव नहीं होगा। तो लेमडा इसमें कहीं है, नहीं है, इसका मतलब लेमडा ए का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, इसको दर्शाने के लिए यह वाला सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्कशन में हम यह सीखें कि सर मैथ के अंदर यदि समुच्च को लिखना हो तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, मध्यम ब्रैकेट। अब मध्यम ब्रैकेट में जो चीज़ का समुच्च बनाना हो उसको डाल देंगे, वह चीज़ का समुच्च बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद समुच्च जिन जिन चीज़ों से बनता है वह समुच्च का क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। अवयव को दर्शाने के लिए हम लोग एक ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का उपयोग करते हैं। यह सूचित करता है कि कोई वस्तु समुच्च ए का अवयव है। कोई वस्तु यदि समुच्च ए का अवयव नहीं है उसके लिए यह वाला संकेत का उपयोग करते हैं। पढ़ते कैसे हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, सब आप जान गए, ठीक है। तो हम प्राकृत संख्या के साथ साथ यह भी हम पढ़ लिए, इसका थोड़ा जरूरत पड़ने वाला था, ठीक है। अब प्राकृत संख्या आप जान गए, अब पढ़िए पूर्ण संख्या क्या होता है। इसको हटा दें, आप इसको अच्छे से उतार लेंगे। तो समुच्च कैसे बनता है इतना बात आप जान गए, इसको ही मिटा देते हैं। अब पूर्ण संख्या कैसे आया, जब आर्यभट्ट साहब जीरो का आविष्कार किए तो प्राकृत संख्या में ही किसको शामिल कर दिया गया, जीरो को शामिल कर गया। तो पहले तो 1 2 3 4 था ही, डॉट डॉट, उसमें किसको शामिल कर दिया गया, जीरो को। तो अब होगा 0 1 2 3। तो जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया गया तो नया जो समुच्च बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, देखना अच्छे से, पूर्ण संख्या कुछ नहीं है। इस प्रकार से नया नया संख्या का आविष्कार होते जाएगा, उसको हम लोग शामिल करते जाएंगे और उसका नया नया नाम रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो नंबर दूसरा होगा पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलो इसका इंग्लिश होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है। अब देखो होल नंबर क्या, अभी मैंने बताया कि आर्यभट्ट साहब जब जीरो का आविष्कार कर दिए तो प्राकृत संख्या में ही किसको शामिल कर लिया गया, जीरो को। तो बताओ तो प्राकृत संख्या का समुच्च कैसे हम लोग लिखे थे, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट 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 था ना, इसी में किसको शामिल कर लिए। अगर यह ऐसे रहेगा तो प्राकृत संख्या का समुच्च होगा, इसमें किसको शामिल कर लेना है, जीरो को। तब प्राकृत संख्या के समुच्च में ही जीरो को शामिल कर लिए तो एक नया संख्या का समुच्च बना जिसका नाम हो गया क्या चीज, पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या के समुच्च को हम लोग सूचित करेंगे W से। क्या है, पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर्स, और होल का पहला अक्षर क्या है, W। बात समझ में आ गया। तो यह W किसको सूचित करता है, पूर्ण संख्याओं के समुच्च को, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का समुच्च, पूर्ण संख्याओं का समुच्च, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे तो अभी से आपको बता देंगे। हम लोग हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं तो याद रखना, अभी पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जब भी का लगा रहे तो हिंदी का इंग्लिश अंतिम से करना है, अंतिम से शुरू के तरफ। जब भी का लगा रहे तो इंग्लिश लगाना है अंतिम से, अंतिम से कहाँ आना है, शुरू के तरफ। तो जब भी का लगा रहे तो इसका इंग्लिश कैसे लगाना है, अंतिम से शुरू के तरफ, अंतिम वाला का इंग्लिश पहले। तो समुच्च का इंग्लिश आप क्या पढ़े थे, क्या होता है, सेट, सेट ऑफ, सेट, सेट का इंग्लिश पढ़े ना, का के की इंग्लिश ऑफ होता है। तो सेट ऑफ पूर्ण संख्याओं का होल नंबर्स, तो क्या हो गया, सेट ऑफ, बोलो, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। आया बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या देखें, प्राकृत संख्याओं के समुच्च में ही यदि जीरो को शामिल कर लेंगे तो किसका समुच्च बन जाएगा, पूर्ण संख्या का समुच्च। अब पूर्ण संख्या के समुच्च को किससे व्यक्त करते हैं, W से। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या का इंग्लिश होल नंबर होता है, इसका पहला अक्षर W है, इसीलिए। तो आपको पता चल गया यह सब संख्याएं क्या है, होल नंबर से। इंग्लिश से हिंदी कैसे लगाते ही पता चल गया, का लगा रहे तो हमेशा हिंदी का इंग्लिश अंतिम से लगाना है, अंतिम से इंग्लिश लगाते आएंगे और शुरू की तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब पूर्ण संख्याओं के बाद जो है मेरा तीसरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, ध्यान दे।
पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। अब छोटू इंटीजर्स देखो यहाँ ध्यान देना, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स के समुच्चय को हम लोग, पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का पहला अक्षर क्या है, आई है। तो जब निगेटिव, जब ऋणात्मक संख्या के बारे में हम लोग को नॉलेज हो गया, पहले के ज़माने में लोग ऋणात्मक संख्या को जानता था कि यह काल्पनिक संख्या है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऋणात्मक संख्या का भी हमारे दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में इसका उपयोग है, इसका रियल एग्जिस्टेंस है। इसीलिए जब ऋणात्मक संख्या का आविष्कार हो गया तब कुछ नहीं किया गया, यह जो होल नंबर था इसी में जितना भी संख्या है उसका ऋणात्मक करके इसमें डाल दिया गया। अब वह हो गया कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आपने देखा पहले प्राकृत संख्या है, जीरो का आविष्कार हुआ तब प्राकृत संख्या में जीरो को डाल दिए तब पूर्ण संख्या बन गया। ऋणात्मक संख्या का पता चला तो पूर्ण संख्याओं में किसको डाल दिए, ऋणात्मक संख्या को, 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, तो एक नया संख्या का समुच्चय बना जिसका नाम पड़ा पूर्णांक संख्या। एक नया संख्या बना जिसका नाम पड़ा पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या का इंग्लिश क्या होता है छोटू, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का पहला अक्षर क्या है, आई है, इसीलिए आई है। और इंटीजर्स के समुच्चय को हम जेड से भी व्यक्त करते हैं। तो आई से तो समझ में आया कि सर पहला अक्षर आई, जेड से क्यों, तो अभी थोड़ा देर में बताते हैं। तो इंटीजर्स के पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं होगी, तब पूर्णांकों के समुच्चय में ये तो सब संख्याएं होगी ही। तब पूर्णांकों की संख्याओं में, पूर्णांकों के समुच्चय में सारा प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 ... सारा प्राकृत संख्या होगा, 0 होगा और सभी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक होगा। जैसे 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3 ... ठीक है। तो आपने क्या देखा, तो बताओ तो पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं होगी, 3 बार सारा प्राकृत संख्या, 0 और प्राकृत संख्याओं का निगेटिव होगा, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो बताओ छोटू, पूर्णांक यानी इंटीजर्स के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं होगी, तो सारा प्राकृत संख्या होगा, 0 होगा और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक होगा। जैसे 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3। तो यह सब जो संख्याएं हैं वह सब क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं होगी, ठीक है। इसमें जो भी संख्या है सब क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अब पूर्णांक संख्या के समुच्चय को हम लोग जेड से क्यों व्यक्त करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, एक जर्मन वर्ड होता है, एक जर्मन वर्ड है जेहल। इसका मतलब होता है संख्या यानी नंबर्स, संख्या यानी क्या चीज, नंबर। और जेहल का जो पहला अक्षर है जेड, इसीलिए हम लोग पूर्णांक संख्या के समुच्चय को जेहल का पहला अक्षर जेड से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको इंटीजर बोलते हैं, इसका पहला अक्षर आई हो गया। बात समझ में आया। हम लोग हमेशा इंटीजर्स को व्यक्त करने के लिए आई का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे बाद में समिश्र संख्या को भी जेड से व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग आई से इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ वाला जेड और वहाँ वाला जेड मैच नहीं करे। इसीलिए हमेशा हम लोग पूर्णांक संख्या के समुच्चय को किससे व्यक्त करेंगे, आई से। अब आइए हम इस पूर्णांक संख्या के अंदर ढेर सारे चीज़ जानते हैं, ठीक है। फिर से आ जाइए, पूर्णांक संख्या के समुच्चय में कौन कौन सी संख्या रहता है, तो सारा प्राकृत संख्या होगा, 0 होगा और सारा प्राकृत संख्या का निगेटिव होगा। इसके समुच्चय को आई और जेड से व्यक्त करते हैं। तो आई तो पता चला कि इंटीजर का पहला अक्षर है, और जेड कहाँ से आ गया, तो जर्मन वर्ड जेहल है, इसका मतलब होता है नंबर्स, इसलिए जेहल का पहला अक्षर जेड है, इसीलिए इंटीजर को जेड से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग को कोशिश करना है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को आई से ही व्यक्त करें, जेड से नहीं। क्या है कि आगे एक हम पढ़ाएंगे लास्ट में काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्या, और समिश्र संख्या को भी जेड से व्यक्त कर सकते हैं। तो यह वाला जेड और वह वाला जेड मैच नहीं करे, इसीलिए हम लोग आई पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान दें। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं
यह जो पूर्णांक का समुच्चय है इसमें ढेर सारे चीज़ छुपे हुए हैं। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पूर्णांक संख्या का समुच्चय में आपने देखा कि इसमें क्या क्या है। आप इसमें देखें कि सर पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में सारा प्राकृत संख्या रहता है। तो 1 2 3 डॉट डॉट 0 और सारा प्राकृत संख्या का निगेटिव -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, अब चलो यहाँ, अब देखो इसमें जो भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। 1 2 3 मतलब पूर्णांक संख्या के समुच्चय में जितना भी संख्या है सब क्या है, पूर्णांक है। अब देखो छोटू, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, +1 है, ये क्या है, +2 है, ये क्या है, +3 है। तो जो पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह लगा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो यह पूर्णांक है लेकिन कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। बस समझ में आ गया। अच्छा, यह सब संख्या के पहले क्या लगा हुआ है, -1 है, -2 है, -3 है, यह सब क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ये सब क्या हो गया, पूर्णांक है लेकिन निगेटिव है, इसीलिए इसका नाम हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तो है ही है लेकिन ऋणात्मक है, इसीलिए नाम हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा सर, आप पूर्णांक के समुच्चय में इस सब को बोल दिए धनात्मक पूर्णांक, इस सब को बोल दिए ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें जीरो भी तो है। जीरो को आप कहाँ कुछ बोले, जीरो को कुछ नहीं बोले। अब जीरो पर हम चर्चा करते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब जीरो को समझो। जैसे आप लोग जानते हो 2 में यदि किसी भी धनात्मक संख्या को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे कोई भी धनात्मक संख्या हम रखेंगे, कोई भी धनात्मक संख्या हम जोड़ेंगे 2 में, तो इसका वैल्यू 2 से क्या होगा, बड़ा आएगा, है कि नहीं, 2 से क्या होगा, बड़ा आएगा। यदि 2 में हम किसी ऋणात्मक संख्या को यदि जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 2 से क्या होगा, ये 2 से बड़ा हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यदि हम किसी संख्या 2 में यदि किसी धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल है 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखो जरा जीरो के बारे में क्या होता है। तुम 2 में जीरो को जोड़ो, आप बचपन में पढ़ा है 2 + 0 बराबर क्या होता है, 2 होता है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अभी आप पढ़ें कि 2 यदि धनात्मक संख्या होता तो 2 में जैसे जीरो यदि धनात्मक संख्या होता तो 2 में जैसे ही आप जीरो जोड़ें तो इसका वैल्यू 2 से क्या हो जाता, बढ़ जाता ना। तो आपने क्या लिखा, 2 लिखा। इसका मतलब है कि जीरो धनात्मक नहीं है, क्योंकि अगर जीरो धनात्मक होता तो 2 + 0 2 से थोड़ा बड़ा होता, लेकिन यह क्या है, 2 ही आ गया। अगर जीरो ऋणात्मक संख्या होता तो 2 में ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 2 से कम जाता, न 2 से कमा और न 2 से बढ़ा। इसका मतलब यह है कि जीरो अगर धनात्मक होता तो इसका योगफल 2 से बढ़ जाता, 2 से बढ़ा, नहीं बढ़ा। यदि जीरो ऋणात्मक होता तो इसमें जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 2 से घट जाता, न बढ़ा न घटा। इसका मतलब यह हुआ कि सर जीरो न ही धनात्मक है, न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस पर हम क्या करने वाले, नोट करने वाले। ठीक है, तो अब नोट लिखेंगे हम लोग। यहाँ से एक नोट होगा। चलो, नोट नंबर 1 में क्या होगा, 0 एक क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि इसमें जो सब संख्याएं हैं सब संख्याएं क्या है, इसमें पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या के समुच्चय में जितना भी संख्या है सब पूर्णांक है। तो 0 भी इसमें है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अभी आप देख लिए, तो यहाँ से क्या लिखिएगा कि 0 यानी 0 0 न ही 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन 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 0 न ही धनात्मक पूर्णांक या लेकिन 0 न ही धनात्मक पूर्णांक
तथा न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपने क्या देखा कि 0 एक पूर्णांक है, क्योंकि यह पूर्णांक संख्या के समुच्च में जितना भी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों सब पूर्णांक है। तो 0 भी है, 0 पूर्णांक है, लेकिन 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो आप समझ गए कि सर सभी पूर्णांकों में 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। बात समझ में आ गया? चलो अब ध्यान देना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब छोटू यहाँ ध्यान देना कि जो धनात्मक पूर्णांक है, आपको हम बोलें कि तुम धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्च बनाओ। किसका समुच्च बनाओ? धनात्मक पूर्णांक का। तो जैसे ही हम आपको बोले कि प्यारे बच्चों आप धनात्मक पूर्णांक का समुच्च बनाओ, जैसे ही वर्ड समुच्च आया तो आप क्या करोगे? मध्यम ब्रैकेट ले लोगे। और किसका समुच्च बनाना है? धनात्मक पूर्णांक का। तो यहाँ से धनात्मक पूर्णांक को उठाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे। अब देखो तो क्या आ गया? 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब जरा देखो यह किसका समुच्च हो गया? धनात्मक पूर्णांक का। और यह जो धनात्मक पूर्णांक का समुच्च है यह किसके तरह नजर आ रहा है? प्राकृत संख्या के समुच्च की तरह। यानी हम लोग कभी कभी धनात्मक पूर्णांक संख्या को समुच्च को प्राकृत संख्या का समुच्च भी कह सकते हैं, या प्राकृत संख्या के समुच्च को कभी कभी धनात्मक पूर्णांक का समुच्च भी कह सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का जब हम समुच्च बनाए तो यह किसके तरह आ गया? प्राकृत संख्या की तरह आ गया, है कि नहीं? अच्छा, पूर्णांक के समुच्च को व्यक्त करेंगे I से या Z से, तो ये जो धनात्मक पूर्णांक का समुच्च है इसको किससे व्यक्त करेंगे? तो इसको व्यक्त करने का तरीका है, सबसे पहले ही क्या है? यह पूर्णांक है, तब पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे? I। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक, तो इसके माथा पर क्या दे देंगे? प्लस। तो यह सूचित करता है, यह वाला जो संकेत है यह सूचित करता है धनात्मक पूर्णांक के समुच्च को। देखिए कैसे पढ़ेंगे? तो I हो गया पूर्णांक, इसके माथा पर क्या है? प्लस है, यानी यह सूचित करता है धनात्मक पूर्णांक के समुच्च को। ये कहता है पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। या नहीं तो इसको आप सूचित कर सकते हैं Z के माथा पर क्या लिख के? प्लस लिख के। यह भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब बताओ थोड़ा सा और। हम आपको बोले तुम ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्च बनाओ, तो जैसे ही वर्ड समुच्च आया तो आप क्या करोगे? मध्यम ब्रैकेट ले लोगे। इसमें कौन सा पूर्णांक डालोगे? ऋणात्मक पूर्णांक डालो। अब बताओ ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक है डॉट डॉट -3 -2 और -1। बताओ यह किसका समुच्च बन गया? सारे ऋणात्मक पूर्णांक को मैंने यहाँ से उठाया और मध्यम ब्रैकेट में डाल दिया, यह बन गया ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्च। अब जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या के समुच्च को कैसे व्यक्त किए थे, वैसे ही ऋणात्मक संख्या के पूर्णांक को व्यक्त करो तो जल्दी से। तो सर यह पूर्णांक है तो I होगा, लेकिन कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक। तो माथा पर क्या देना है? माइनस। या फिर आपको इससे व्यक्त कर सकते हैं, Z के माथा पर क्या? माइनस। तो I प्लस या Z प्लस सूचित करता है धनात्मक पूर्णांक संख्या के समुच्च को, I माइनस या Z माइनस सूचित करता है ऋणात्मक संख्याओं के, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्च को। ठीक है, तो अभी हम नोट करने वाले हैं क्या? अभी आप किसका समुच्च बनाए हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्च बनाए हैं। यह धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्च किसके तरह लग रहा है? प्राकृत संख्या की तरह लग रहा है ना। इसका मतलब हम प्राकृत संख्या के समुच्च को धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्च भी कह सकते हैं। काहे कि धनात्मक पूर्णांक के संख्या का समुच्च प्राकृत संख्या की तरह मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नोट नंबर 2 होगा। तो ये बात आपको समझ में आया? अब नोट नंबर 2 देखिए, इसको उतार लो तुम लोग। चलिए देखिए, अब नोट नंबर 2 लिखिए। देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्च को कभी कभी प्राकृत संख्याओं के समुच्च को कभी कभी
कभी कभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप देखे थे कि हम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बनाए थे तो प्राकृतिक संख्या की तरह आया था। फिर यहाँ से धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को अभी आपको बताए थे। धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? समुच्चय को तो आई के माथा पर प्लस लिख के या जेड के माथा पर प्लस लिख के। इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक है लेकिन धनात्मक पूर्णांक है। इतना से सूचित किया जाता है। इस प्रकार अब जल्दी से बोलो तो इस प्रकार आई प्लस का मतलब या जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, और धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय का मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है उसका समुच्चय बना दो तो हम मध्यम ब्रैकेट ले लेंगे और धनात्मक पूर्णांक को इसमें डाल लेंगे। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, चलो तो ये आपको बात समझ में आ गया। तो नोट नंबर 1 हो गया कि 0 एक पूर्णांक है लेकिन 0 न ही धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आपने धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय बनाया, उसका समुच्चय किसके तरह दिख रहा था? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की तरह। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कभी कभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी बोलेंगे, और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को आई के माथा पर प्लस या जेड के माथा प्लस से व्यक्त करेंगे। अच्छा, अब हम आपसे पूछे नंबर 3 नोट कि ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को कैसे व्यक्त करोगे? तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या के समुच्चय को व्यक्त करना था तो आई के माथा पर प्लस दिए थे, और ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय को व्यक्त करना था आई के माथा पर क्या देंगे? माइनस। तो लिखोगे ऐसे ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को आई के माथा पर माइनस या जेड के माथा पर माइनस से सूचित किया जाता है। इस प्रकार बोलो तो आई माइनस या जेड माइनस बराबर क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो समुच्चय बनाना है तो मध्यम ब्रैकेट ले लो और ऋणात्मक पूर्णांक को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो तो क्या होगा? डॉट डॉट -3 -2 -1। आया बात समझ में? ठीक है, चलो अब एक वर्ड आता है अधनात्मक और अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है तो उसके बारे में आप देखें। तो नोट नंबर 1, 2, 3 अभी पूर्णांक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा पूर्णांक के बारे में अभी हम लोग सब कुछ चर्चा करने वाले। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। तो इधर से आप सब उतार लो, यहाँ से यहाँ तक उतार लो, फिर आगे नोट करने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरेशन क्या हुआ देखिए। चलो बच्चों अब यहाँ देखो, अब नंबर 4 ध्यान देना। नंबर 4 नोट देखें, इसको तो उतार ही लिया होगा तू लोग, है ना? देखो नंबर 4 क्या है। अब चलो, अब हम बनाना चाहते हैं अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। कैसा पूर्णांक? मेरे बात पर ध्यान देना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक देखो यहाँ, अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बनाना चाहते हैं। अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बनाना चाहते हैं। कैसा पूर्णांक होना चाहिए? अऋणात्मक। अब इसका मतलब समझो, अ का मतलब नहीं, ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अऋणात्मक पूर्णांक। अ का मतलब नहीं और ऋणात्मक का मतलब क्या? ऋणात्मक। तो ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं हो। अब बताओ, तुम पूर्णांक संख्या को समुच्चय में जाओ और ऐसा
पूर्णांकों का समुच्चय बताओ, लिखो जो ऋणात्मक नहीं हो। तो बताओ, तो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बनाना है। जैसे ही वर्ड समुच्चय आया तो फटाक से सबसे पहले क्या लेंगे, मध्यम ब्रैकेट। अब मध्यम ब्रैकेट में क्या डालेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक डालेंगे। तो अभी आप पढ़े हैं जीरो क्या है, जीरो ऋणात्मक नहीं है तो जीरो भी होगा। वैसा संख्या जो ऋणात्मक नहीं है उसमें डाल देना है, वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है उसका समुच्चय बनाना है। तो अभी आप पढ़े हैं जीरो ऋणात्मक नहीं है, जीरो भी होगा। और वन भी ऋणात्मक नहीं है तो वन भी होगा, दो भी ऋणात्मक नहीं है तो दो भी होगा, तीन भी होगा, डॉट डॉट। अब देखो तो यह अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। यह जो समुच्चय बना, अभी आप जो पूर्ण संख्या का समुच्चय पढ़े थे होल नंबर, उसके तरह आया कि नहीं आया। तो अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जब हम बनाए तो यह किसके तरह दिखना शुरू हो गया, पूर्ण संख्या की तरह, होल नंबर की तरह। इसीलिए नोट नंबर चौथा होगा कि सर हम पूर्ण संख्या के समुच्चय को अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं, क्योंकि अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय पूर्ण संख्या की तरह आ गया। ठीक है, चलो यहाँ से नोट नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो, अऋणात्मक का इंग्लिश होता है अ का मतलब नहीं, और नहीं का मतलब क्या, नन। नन ऋणात्मक का मतलब क्या चीज, निगेटिव, नॉन निगेटिव और नॉन निगेटिव, है ना। तो ऋणात्मक का इंग्लिश क्या हो गया, नॉन निगेटिव। इसको बाद में लिखना, ऋणात्मक पूर्णांकों। अब बताओ इसका इंग्लिश क्या हो गया, तो ऋणात्मक का इंग्लिश क्या हो गया, अ का मतलब नहीं यानी नॉन, ऋणात्मक का निगेटिव यानी नॉन निगेटिव। अब पूर्णांकों का क्या चीज हो गया, इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो अऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। अऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बराबर क्या होगा, बोलो फटाफट। समुच्चय बनाना है अऋणात्मक का, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, मध्यम ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या के समुच्चय में जाएंगे, वह संख्या डालेंगे जो अऋणात्मक हो। अऋणात्मक का मतलब अ का मतलब नहीं, ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक, जो ऋणात्मक नहीं हो। तो वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं हो उसको इसमें डालिए। तो आप पढ़े हैं जीरो ऋणात्मक नहीं है तो जीरो भी होगा, वन ऋणात्मक नहीं है तो वन भी होगा, दो ऋणात्मक नहीं है दो भी होगा, डॉट डॉट डॉट। यार बात समझ में। चलिए अब बस तुरंत खत्म हो जाएगा, शांति से बैठिए। चलिए अब ये क्या नंबर था, 4 नंबर था। अब लिखिए 5 नंबर। पूर्णांकों के बारे में इतना सारी चीज़ें हैं, अब 5 नंबर नोट पढ़िए। अब आपसे कोई बोले आप अधनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को लिखें, किसका समुच्चय को लिखें, अधनात्मक, लिखेगा अधनात्मक पूर्णांकों। अब बताइए, तो अभी हम बताए थे अ का मतलब क्या होता है, नहीं, और नहीं का मतलब क्या, नन, तो लिखिएगा नन। धनात्मक का इंग्लिश पॉजिटिव, नन पॉजिटिव। नन पॉजिटिव। आप पूर्णांक का तो बताए थे इंटीजर्स, नन पॉजिटिव इंटीजर्स, नन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो हमको क्या व्यक्त करना है, अधनात्मक पूर्णांकों का क्या चीज, समुच्चय बराबर क्या होगा, फटाक से बोलो तो सबसे पहले क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो क्या ले लेंगे, मध्यम ब्रैकेट। अब क्या करना है, ऐसा पूर्णांक डालना है जो अधनात्मक हो। अधनात्मक का मतलब, अ का मतलब नहीं, धनात्मक का मतलब धनात्मक, जो धनात्मक नहीं हो। तो आप क्या करो,
पूर्णांक संख्या के समुच्च में जाएंगे और ऐसा ऐसा पूर्णांक संख्या को उठा के यहाँ डालेंगे जो धनात्मक नहीं हो। तो बताओ, तो आप पढ़े हैं ना, 0 धनात्मक नहीं है तो 0 भी होगा। अच्छा, 1 भी धनात्मक नहीं है तो -1 भी होगा। -2 धनात्मक नहीं है, -2 भी होगा। डॉट, फिर -3 डॉट डॉट होगा। तो यह सब संख्याएं का समुच्च हो गया। इसमें कौन सी संख्याएं हैं जो धनात्मक नहीं है, ठीक है। चलो, अभी आपने पढ़ा कि यह पूरे पूर्णांक संख्याओं के समुच्च में यह धनात्मक पूर्णांक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के समुच्च को i प्लस से या z प्लस से, ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्च को i माइनस से या z माइनस से। तो इसमें सभी संख्याएं, यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, लेकिन 0 ही एक ऐसा संख्या है जो अऋणात्मक है और अधनात्मक दोनों ही हैं। तो लिखो लास्ट नंबर नोट में कि नंबर 6 शून्य, यानी शून्य ही एक ऐसा पूर्णांक है जो अऋणात्मक तथा अधनात्मक दोनों है, ठीक है। तो आज हम आपको बताएं, नंबर सिस्टम शुरू किए। आज आपको बताएं प्राकृत संख्या, उसमें हम आपको बताएं कि मैथ के अंदर जब भी किसी चीज़ के समुच्च को बनाना हो तो सबसे पहले क्या लेना है, मध्यम ब्रैकेट। और जिस किसी चीज़ का समुच्च बनाना है उसको मध्यम ब्रैकेट में डाल देंगे, उसका समुच्च बन के तैयार हो जाएगा। जिन जिन वस्तुओं से समुच्च बनता है वह समुच्च का अवयव कहलाता है। अवयव को व्यक्त करने के लिए प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे, एक ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का इस्तेमाल किए थे। वह सूचित करता है कि कोई वस्तु उस समुच्च का अवयव है कि नहीं, ठीक है। यह अब आप समझ गए। उसके बाद आप पढ़े थे पूर्ण संख्या। जब आर्यभट्ट साहब 0 का आविष्कार कर दिए तब प्राकृत संख्याओं के समुच्च में ही 0 को शामिल कर लिए। अब एक नया समुच्च बन गया, क्या चीज़, पूर्ण संख्या। जब लोग निगेटिव संख्या का मतलब समझा तो पूर्ण संख्या का आविष्कार जब हो गया तो उसके बाद निगेटिव संख्या को शामिल कर दिए, वह बन गया पूर्णांक संख्या। आप पूर्णांक संख्या का आप कै गुण देखे, 6 गुण देखे। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से अगर भाग देंगे तो कब विभाज्य कहलाएगा, कब विभाज्य नहीं कहलाएगा। कुछ संकेत के बारे में बताएंगे, गुणनखंड के बारे में बताएंगे, सम संख्या विषम संख्या को शॉर्ट में कैसे सूचित करते हैं, किसे कहते हैं। उसके बाद आपको अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इस सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आप इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।